तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो गद्य खंड है उसके 4 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये जो हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण क्लासों की पार्ट 2 है, इसमें हम जो गद्य खंड के आगे के 4 अध्याय उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और गद्य खंड पूरा होने के बाद हम 2 क्लासों में वो पद्य खंड का संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो पूरा करेंगे। आगे जो आपके अंतराल पाठ्य पुस्तक है, अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक है और व्याकरण है, उसके भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपठित गद्यांश पद्यांश भी हम हल करेंगे, यानी आपका जो संपूर्ण सिलेबस है उसका हम रिवीजन है वो करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है आपके जो 5 अप्रैल को हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है, उसमें मील के पत्थर साबित होंगे। हमने संजीव डेस्क करके 5 मॉडल पेपर हल के लिए जो भी इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, 5 मॉडल पेपर हम जल्दी हल करेंगे। आपके एग्जाम से पहले आपको संपूर्ण मॉडल पेपर है वो हल करा दिए जाएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें जो गद्य खंड का 5वां अध्याय है वो असगर वजाहत, जिसके लेखक है इसमें शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, ये 4 लघु कहानियां इनसे संबंधित है। इसमें पहला शेर, जो लघु कथा में शेर है वो किसका प्रतीक है? जो शेर है वो व्यवस्था का प्रतीक है, या जो शासन पद्धति है उसका प्रतीक है। दूसरा है जागरूक जनता के प्रतीक कौन थे? जो जागरूक जनता उसके प्रतीक खैराती, रामू और सिद्धू थे। तीसरा प्रश्न है राजा द्वारा जनता के कान और मुंह बंद करवाने का वास्तविक उद्देश्य है वो क्या था? इसका वास्तविक उद्देश्य था कि जनता को गुमराह करके स्वयं को निरंकुश बनाना, जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना नहीं रखना। चौथा प्रश्न है साझा लघु कथा में हाथी किसका प्रतीक है? जो साझा लघु कथा उसमें हाथी है वो प्रभावशाली या जो अमीर वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करता है। चार हाथ कहानी उजागर करती है, जो 4 हाथ कहानी है वो मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। राजा को कैसी प्रजा पसंद है? राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद है। हाथी ने किसान के साथ साझे में किसकी खेती की? हाथी ने किसान के साथ साझे में ईख यानी गन्ने की खेती की थी। आगे 8वां प्रश्न है लोग शेर कहानी में रोजगार प्राप्त करने के लिए कहाँ पर जा रहे थे? रोजगार प्राप्त करने के लिए शेर के मुंह में जा रहे थे। आगे लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, यानी 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न है। इसमें पहला है कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया, यानी शेर है वो किसका प्रतीक है? लेखक ने शेर के माध्यम से क्या व्यंग्य किया है? कहानी में शेर को लेखक ने शासन सत्ता का प्रतीक बनाया, यानी जो शासन व्यवस्था उसका प्रतीक बताया। सत्ता अहिंसक और सह अस्तित्ववादी होने का दावा करती है और उसने भ्रम फैला रखा है कि वह जनता के हित चिंतक है, इसी कारण जनता उन पर विश्वास करके उसकी बात मानती है। कुछ स्वार्थवश भी उनका सहयोग करता है। सत्ता विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकती और विरोधी को ताकत के साथ कुचल देती है। वह जनहित के नाम पर अपना हित है वो चाहती है। इसमें जो सत्ता व्यवस्था या जो शासन की प्रणाली है उस पर है वो व्यंग्य किया गया है। जो शेर है वो शासन सत्ता का प्रतीक माना गया है। आगे दूसरा प्रश्न है शेर के मुँह और रोजगार के दफ्तर के बीच के अंतर है। शेर के मुँह में जो एक बार जाता है वह वापस कभी नहीं आता, लेकिन दफ्तर में तो लोग बार बार चक्कर लगाते हैं, अर्जी देते हैं, पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। शेर है वो जानवरों को निगल लेता है, पर जो रोजगार दफ्तर है वो नौकरी चाहने वालों को निगलता नहीं, उन्हें रोजगार प्रदान करके जीने का अवसर भी देता है। इस कथा से लेखक ने जो वर्तमान शासन व्यवस्था उस पर व्यंग्य किया है। आगे तीसरा प्रश्न है आंखें बंद करने और आंखें खोल कर देखने के क्या परिणाम लिखे? जब प्रजा के आंखें बंद रखने से धीरे धीरे राजा का प्रभुत्व सर्वत्र यानी सब जगह व्याप्त हो गए और वह निरंकुश हो गए। वह जनता के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायित्व की भावना नहीं रखता था। जनता को राजा द्वारा किए जाने वाले अपने ही शोषण का पता नहीं चला। जब प्रजाजनों खैराती, रामू और सिद्धू ने आँख खोल कर देखा तो एक दूसरे को नहीं देख सके, सब जगह राजा ही दिखाई दिया। अर्थात राजा ने उत्पादन के साधनों पर धीरे धीरे अपना अधिकार जमा लिया और प्रजाजनों को भुलावे में रखकर ऐसा बना दिया कि अब वे एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े होने का दुस्साहस नहीं कर सके, और पूंजीपति भी वर्तमान में यही करते हैं। आगे चौथा प्रश्न है 4 हाथ नहीं लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई? मिल मालिक समझ में यह बात आई कि इस तरह उत्पादन है वो दुगुना नहीं किया जा सकता। उसने तय किया कि उत्पादन बढ़ाने और खर्च उतना ही रखने के लिए जो मजदूर है उनकी संख्या दुगुनी कर दी जाए और उनकी मजदूरी है वो आधी कर दी जाए। उसने ऐसा ही किया और जो बेबस लाचार मजदूर है वो आधी मजदूरी पर ही काम करने लगे थे। इस कहानी में है वो जो 4 हाथ वाली कहानी है उसमें मजदूरों के शोषण के बारे में बताया गया है। आगे 5वां प्रश्न है हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की? हाथी ने पूरे जंगल में घूमकर डूगी पीट आया कि गन्ने की खेती में उसका साझा है, कोई भी जानवर है वो खेत को नुकसान नहीं पहुंचाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। छठा प्रश्न है शेर कहानी में हमारी व्यवस्था पर जो व्यंग्य किए गए उसे स्पष्ट कीजिए, यानी जो शेर कहानी है उसमें हमारी जो शासन व्यवस्था उस पर कौन सा व्यंग्य किए गए उसको स्पष्ट करना। शेर इस लघु कथा में व्यवस्था का प्रतीक है। लेखक ने इसके माध्यम से जो हमारी शासन व्यवस्था उस पर व्यंग्य किया है। झूठे प्रचार के माध्यम से शासन है वो जनता को खुशहाली का झांसा देता है और जनता का कुछ भी भला नहीं होता है, यानी जो शासक लोग हैं वो जनता को धोखा देते हैं, कहते हैं कि आपका भला करेंगे, लेकिन कुछ भी भला नहीं होता है। सब कुछ है वो शासकों की जेब में समा जाता है। लोग तरह तरह के सपने दिखाते हैं। इसमें जो सुविधा भोगियों पर विशेष रूप से व्यंग्य है वो किया गया है। आगे 7वां प्रश्न है वो लेखक परिचय से संबंधित है। आपको असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय बताना है। इनका जन्म है सन 1946 फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचना है दिल्ली पहुँचना है, स्विमिंग पूल, सब कहाँ कुछ, आदि बानी, मैं हिंदू हूँ, ये इनके कहानी संग्रह। फिरंगी लौट आई, इन्ना की आवाज़, वीर गति, समिधा, जिस लाहौर नहीं दे किया तथा अकी, ये इनके नाटक है। और सबसे
सस्ता गोश्त ये इनका नुक्कड़ नाटक है। रात में जागने वाले पैर, दोपहर सात आसमान, कैसी आगी लग गई ये इनको उपन्यास है। असगर वजाद ने गजल की कहानी वटचित्र का निर्देशन भी किया है। जो बूंद बूंद धारावाहिक है उसका लेखक भी क्या आपसे पूछा जा सकता है कि जो बूंद बूंद नामक एक धारावाहिक है उनका लेखन किसने किया है? इनका लेखक है असगर वजाद ने किया है। आगे 8वां प्रश्न है, 4 हाथ जो लघु कथा है और शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो 4 हाथ लघु कथा है और शोषण की जो व्यवस्था उसका पर्दाफाश करती है। असगर वजाद की लघु कथा 4 हाथ का उद्देश्य इस तथ्य को उजागर करना है कि मिल मालिक है वो मजदूरों का शोषण करता है। वह उत्पादन बढ़ाने के लिए जो निर्दयता की सीमाओं का भी उल्लंघन कर जाता है। एक मिल मालिक ने सोचा यदि मजदूरों के 4 हाथ हो तो उत्पादन दुगुना हो सकता है। तरह तरह के उपाय करके उसने मजदूरों के 4 हाथ लगाने का प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। उसने लोहे के साथ जबरदस्ती मजदूरों के हाथ फिट करवा दिया। परिणाम थे जो मजदूर थे वो मर गए थे। फिर उसने मजदूरी आदि कर दी। पूंजीपति और संवेदनहीन है, उनमें कोई भी संवेदना नहीं है। वे अधिक से अधिक लाभ कमा रहे हैं और मजदूरों की जो लाचारी है उनका फायदा उठा रहे हैं। आगे निम्नात्मक प्रश्न है यानी व्याख्या वाला प्रश्न है। इसमें आपके एक गद्यांश है उसकी आपको 6 प्रसंग व्याख्या करनी। सबसे पहले संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां असगर वजाद जी की जो लघु कथा शेर है उसे ली गई, जो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। प्रसंग जंगल में शेर के ऑफिस के बारे में लेखक ने सुना था कि शेर के पास जाने पर उसने क्या देखा, इसका वर्णन है वो यहाँ पर किया गया है। शेर के पास जाने पर उसने क्या क्या देखा था। इसकी व्याख्या जो शेर का प्रचार तंत्र है वो बहुत मजबूत था। उसने अपने बारे में प्रचारित करवाया कि वह अहिंसावादी हो गए, वह सह अस्तित्ववाद और अहिंसा का समर्थक हो गया। अब शिकार नहीं करता तो उसे डरने की कोई आवश्यकता है वो नहीं है। लेखक विचार करने लगा कि हो सकता है शेर के पेट में हरी घास का मैदान, रोजगार का दफ्तर और स्वर्ग विद्यमान हो, जिसके प्रलोभन में फंसकर जंगली जानवर उसके मुंह में प्रवेश करते जा रहे हैं। इसका पता लगाने लेखक एक दिन शेर के पास गया। लेखक का अभिप्राय यह है कि शासन व्यवस्था अपने विषय में जो कुछ कहती है उसे सच मान लेने के अतिरिक्त जनता के पास क्या चारा यानी उनके पास और कोई ऑप्शन है वो नहीं है। शेर के पेट में रोजगार दफ्तर है, यह शेर के द्वारा प्रचारित किया गया झूठ था, पर जंगल में इसे सत्य समझकर उसके मुंह में जो अन्य जानवर है वो समाते जा रहे थे। आज की जो शासन व्यवस्था उसकी भी यही हालत है। आगे विशेष जो शेर है वो शासन व्यवस्था का प्रतीक है। शैली और प्रतीकात्मक है यानी प्रतीक के माध्यम से बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है। भाषा सहज और पर्वपूर्ण है। राज व्यवस्था जो झूठ सत्य अपने बारे में प्रचारित करवाती है उसे जनता मान ही लेती, इस सत्य को उद्घाटित है वो किया गया है। इस प्रकार जो 5वां अध्याय है जो 4 लघु कथाएं उसमें से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखा। आगे जो 6वां अध्याय है वो जहाँ कोई वापसी नहीं, इसके लेखक है वो निर्मल वर्मा। इसमें से हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला है जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ की मूल संवेदना क्या है। जहाँ कोई वापसी नहीं ये पाठ उसकी मूल संवेदना विस्थापन की समस्या, यानी लोगों को अपना घर बार छोड़कर जो निवासी स्थान है उनको छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर वो बसना पड़ता है। दूसरा पेड़ों के एक सत्याग्रह का अनुभव लेखक को कहाँ पर हुआ था। जो पेड़ों का एक सत्याग्रह उसके अनुभव लेखक को सिंगरौली में हुआ था। जहाँ कोई वापसी नहीं निर्मल वर्मा के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत किस संग्रह से लिए गए। ये यात्रा वृत्तांत जो धुन से उड़ती धुन है उनके संग्रह से लिए गए, यानी जो इनकी साहित्य करती है धुन से उड़ती धुन उनसे ये अध्याय लिया गया है। चौथा प्रश्न है लेखक निर्मल वर्मा किस संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे। वो लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली है वो गए थे। 5वां प्रश्न है खेरवाड़ जाति के राजा कब राज किया करते थे। जो खेरवाड़ जाति उनके राजा 1926 से पूर्व राज किया करते थे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ में किस गांव का उल्लेख है। जहाँ कोई वापसी नहीं जो पाठ है उसमें जो अमजर नामक गांव है उनका उल्लेख किए गए। 7वां प्रश्न आधुनिक भारत के जो नए शरणार्थी किन्हें कहा गया। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया जो विस्थापित लोग हैं, यानी इनको किसी प्राकृतिक कारणों या बांध बंधे या अन्य कारणों से वो विस्थापित होना पड़ता, उन्हें आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। 8वां प्रश्न है लोकायन संस्था विकास कार्यों का जायजा लेने कहाँ गई थी। जो लोकायन संस्था है वो दिल्ली में स्थित है। ये विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए सिंगरौली गई थी। लेखक है वो इस संस्था की ओर से सिंगरौली है वो गए थे। आगे लघुतरात्मक और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें पहले अमजर से आप क्या समझते हैं। अमजर गाँव में सुन्नापन है वो क्यों है। अमजर एक गाँव का नाम है जिसका अर्थ होता है आम के पेड़ों से घिरा हुआ गाँव, जहाँ पर है वो आम झरते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन पेड़ों पर है वो सुन्नापन है, न कोई फल लगता है न ही नीचे झरता है। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के तहत जो नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ है वो जीवित रहकर क्या करेंगे, यानी पेड़ है वो मूक सत्याग्रह है वो कर रहे हैं। आदमी की लोगों का जो विस्थापन है उनका मूक रूप से विरोध है वो कर रहे हैं। आगे दूसरा प्रश्न है आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया। यह अति महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया, आपसे पूछा जा सकता है। औद्योगिकरण के कारण जिन लोगों को अपनी जमीन घर छोड़कर जाना पड़ा, ऐसे विस्थापित लोग हैं वो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहलाए जाएंगे। अपने गांव घर परिवेश से हटने के बाद लोगों को ऐसे नए स्थान तलाशने पड़ते हैं जहाँ वह शरण ले सके या रह सके, उन्हें आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे। औद्योगिकरण से विकास को गति मिलती है परंतु पर्यावरण को है वो बहुत अधिक हानि पहुंचती है। वनों की अंधाधुंध कटाई है, औद्योगिक कचरे का निस्तारण और गैस उत्सर्जन के कारण उत्पन्न वायु प्रदूषण आदि अनेक समस्याएं पैदा हो सकती है। अनेक लोगों को अपने घर बार और परिवेश को छोड़कर विस्थापित होना पड़ता है।
जिससे वे अपनी संस्कृति से कट जाता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण का संकट उत्पन्न हो जाता है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाएं और भोपाल गैस त्रासदी जैसी दुर्घटनाएं औद्योगिकरण की देन है। लेखक का मत यह है कि विकास तो होना चाहिए, पर उस मॉडल पर नहीं जो हमने यूरोप की नकल पर आधारित योजनाएं बनाते हुए क्या, यानी विकास होना चाहिए लेकिन पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके विकास होना चाहिए। हमें केवल यूरोप के मॉडल की नकल है वो नहीं करनी चाहिए। आगे चौथा प्रश्न है निर्मल वर्मा का साहित्यिक पर्ची लिखी। निर्मल वर्मा का जन्म है सन 1929 शिमला हिमाचल प्रदेश में। वह प्रमुख कहानी संग्रह परिंदे, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में कौवे और काला पानी, बीच बैस में सूखा और अन्य कहानियाँ, वे दिन, लालटीन की छत, एक चितड़ा सुख, अंतिम मणि, ये इनके उपन्यास है। रात का रिपोर्टर जिस पर सीरियल तैयार किए गए उनका प्रसिद्ध उपन्यास है ये रात का रिपोर्टर। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, हर बारिश में चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उड़ती धुन, ये इनके यात्रा संस्मरण है। और शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, ये इनके निबंध संग्रह। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। निधन सन 2005 में। आप किसी भी लेखक या कवि का पर्ची लिखो तो आपको अंत में वो निधन शब्द लिखना है, मृत्यु नहीं लिखना है, क्योंकि जो मृत्यु है वो सामान्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है, जो निधन है एक सम्मानित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है। जो कवि और लेखक होता है वो हमारे समाज के सम्मानित सदस्य माने जाते हैं, इसलिए इनके पहले हमेशा निधन लिखा जाता है। आगे 5वां प्रश्न है सिंगरौली के संबंध में एक दंत कथा है, इसको काला पानी क्यों माना जाता है। ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगरौली को काला पानी है वो क्यों माना जाता है। एक दंत कथा के अनुसार जो सिंगरौली नाम है वो सरंगावली पर्वतमाला से निकला है। ये पूर्व पश्चिम में फैली है। सिंगरौली के चारों ओर घने जंगल है। इनके कारण यातायात के साधन बहुत कम होने के कारण एक जमाने में लोग है वो सिंगरौली में नहीं जाते थे और नहीं वहाँ से बाहर जाते थे। अपने अपार सौंदर्य के बावजूद इसको काला पानी कहा गया है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनका संपर्क है वो बाहरी दुनिया से लगभग नहीं के बराबर था। आगे 6वां प्रश्न है यूरोप और पर्यावरण भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है, यानी यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं अलग अलग है वो किस प्रकार है। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का। भारत में यह प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच का संतुलन को बनाए रखने का। यानी यूरोप में मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन और भारत में मनुष्य और उनकी संस्कृति के बीच संतुलन। यूरोप की सांस्कृतिक विरासत है वो संग्रहालयों में सुरक्षित पड़ी, जबकि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उन रिश्तों में जो उनको धरती, जंगलों, नदियों आदि समूचे परिवेश है वो जोड़ते हैं। आगे 7वां प्रश्न है निर्मल वर्मा ने स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी किसे माना और क्यों, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती किसे माना है। लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शासक वर्ग के द्वारा विकास के लिए पश्चिमी देशों की देखा देखी और नकल करके जो बनाई गई योजना से जो भारतीय संस्कृति और परिवेश से पूर्णतः भिन्न है। देश की आज़ादी के बाद हमारे अधिकतर प्रारंभिक नेता पश्चिमी देशों से शिक्षित है। उन्होंने वहाँ की औद्योगिक प्रगति देखी, किंतु वे यूरोप और भारत की सांस्कृतिक भिन्नता के कारण दोनों की जो सामाजिक प्रवृत्तियों का अंतर है उनको नहीं समझ सके। पश्चिम यानी यूरोप की नकल करते हुए औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हो गए। हम पश्चिम को मॉडल न बनाकर अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर भारतीय स्वरूप में औद्योगिक विकास कर सकते थे, जिसकी ओर नीति निर्धारकों ने ध्यान ही नहीं दिया। यानी हमने हमारा भारतीय मॉडल विकसित नहीं किया, बल्कि पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका नकल किया। इसके कारण हमारे पर्यावरण का वो बहुत अधिक नुकसान पहुँचा है। आगे निम्नात्मक प्रश्न है, इसमें आपको गद्यांश की 6 प्रसंग है वो व्याख्या करने। इसमें संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत जहाँ कोई वापसी नहीं से ली गई। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित किया गया है। प्रसंग है व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर बार छोड़कर कुछ समय के लिए विस्थापित होता है, पर जो आधुनिक भारत में औद्योगिकरण के झंझावत ने तमाम लोगों को विस्थापित करके हमेशा के लिए शरणार्थी बनने को विवश कर दिया। यानी जब प्राकृतिक आपदा आती है लोगों को कुछ समय के लिए अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, लेकिन वे पुनः अपने स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन औद्योगिकरण के कारण जिनको अपना घर छोड़ना पड़ता है फिर अपने स्थान पर नहीं जा सकते। वह क्या है, व्यक्ति को प्राकृतिक विपदा, भूकंप, बाढ़ आदि के कारण अपना घर बार छोड़कर थोड़े समय के लिए विस्थापित होकर कहीं अन्य जगह शरण लेनी पड़ती है। जैसे ही प्राकृतिक विपदा शांत हुई वे अपने पुराने घर में, पुराने परिवेश में लौट जाते हैं, किंतु औद्योगिकरण का झंझावत से जो विस्थापन लोगों को झेलना पड़ता है वह इस तरह किस्म का होता है जिसमें व्यक्ति को सदा के लिए अपना घर बार छोड़कर इधर उधर शरण लेनी पड़ती है। औद्योगिकरण के कारण विस्थापित ये आधुनिक भारत के नए शरणार्थी है जिन्हें अपनी जमीन से, अपने घर से सदा के लिए उखाड़ कर निर्वासित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रकोप तो कुछ समय के लिए होता है, जैसे ही वह समाप्त होता है विस्थापित लोग पुनः अपने घर में लौट आते हैं। विशेष औद्योगिकरण के कारण होने वाले लोगों के विस्थापन पर लेखक ने चिंता व्यक्त की है। लेखक का दृष्टिकोण मानवीय और संवेदनशील है। विकास और प्रगति का चेहरा मानवीय होना चाहिए, ये लेखक कहना चाहता है। भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। शैली विवरणात्मक और विचारात्मक है। इस प्रकार जहाँ कोई वापसी नहीं अध्याय से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आगे जो 7वां पार्ट है दूसरा देवदास जिसके लेखक है वो ममता कालिया, इसमें से हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने किस परिवेश को केंद्र में रखा है, यानी कौन से परिवेश को केंद्र में रखते हुए इस कहानी की रचना की गई। इस कहानी में लेखिका ने जो हरिद्वार का परिवेश है उसको केंद्र में रखा है। इसमें ऑप्शन से है वो सही है। दूसरा देवदास कहानी में ब्यालू का अर्थ क्या है, जो ब्यालू है उसका अर्थ होता है शाम का भोजन। ये आपसे पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण ब्यालू है वो शाम का भोजन है वो माना जाता है।
स्पेशल आरती से लेखक का क्या आशय, स्पेशल आरती करते हैं 151 रुपये की जो आरती होती है उन्हें स्पेशल आरती कहा जाता है। ममता कालिया की जो कहानी दूसरा देवदास उसका नायक है वो कौन है, उसका नायक है वो संभव है और नायिका है वो पारो है। ये दोनों नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। संभव की लड़की से पहली मुलाकात है वो कहाँ से हुई थी, यानी जो संभव की पारो से पहली मुलाकात है वो हर की पौड़ी पर हुई थी। छठा प्रश्न है मनोकामना की गांठ विचित्र है इधर बांधो और उधर लग जाती, ये किसने सोचा था, ये वो संभव ने सोचा था। दूसरा देवदास कहानी में गंगा पुत्र किन्हें कहा गया, जो गंगा पुत्र है वो गोताखोर को कहा गया क्योंकि ये गंगा के पुत्र है वो माना जाता है, गंगा में गोता लगाकर पैसे है वो इकट्ठे करते हैं। आठवां प्रश्न है मनोकामना हेतु लाल पीले धागे वो कितने रुपए में बिक रहे थे, जो लाल पीले धागे है वो 100 रुपये में बिक रहे थे। इसमें ऑप्शन सी है वो सही है। आगे लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें पहला है मनोकामना की गांठ भी अनूठी है इधर बांधो उधर लग जाती है, इस कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। यह अति महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया, आपसे पूछा जा सकता है। कल गंगा घाट पर लड़की की भेंट है वो लड़के से हुई और पुजारी ने उन्हें पास खड़ा देकर भ्रम से पत्नी समझकर फलने फूलने का आशीष भी दिया। लड़की और छिटकर दूर खड़ी हो गई पर उन दोनों के मन में प्रेम का अंकुर हो गया था। आज मनसा देवी के दर्शन करने के बाद लड़की ने मनोकामना पूरी होने के लिए कलावे की जो गांठ बांधी थी वह लगता था कि उस गांठ का असर हुआ और उनकी उस लड़के से दोबारा मुलाकात हुई। वह सोचने लगी कि आज ही उसने गांठ बांधी थी और आज ही उसकी मुलाकात संभव से हुई। उनका परिचय भी हुआ। जब मनु ने अपनी बुआ का नाम पारो बताया तब संभव ने भी अपना नाम संभव देवदास बताया, अर्थात वह पारो का देवदास है और पारो के मन में भी संभव के प्रति प्रेम उत्पन्न है वो हो चुका था। पारो ने सोचा कि आज ही मनोकामना की गांठ बांधी और आज ही उसे मुलाकात हो गई, यानी हाथों हाथ है वो मनोकामना पूरी होती है। आगे दूसरा प्रश्न है दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यानी इस कहानी का शीर्षक है वो दूसरा देवदासी क्यों रखा है, इसकी सार्थकता आपको स्पष्ट है वो करनी है। ममता कालिया कहानी दूसरा देवदासी एक प्रेम कथा है। कहानी का शीर्षक है वो पात्र घटना और स्थान के नाम पर रखा जाता है। वह आकर्षक रोचक संक्षिप्त और कौतूहलवर्धक भी होना चाहिए। जब संभव को पता चला कि जो लड़की गंगा तट पर उसे पुजारी के पास मिली, पुजारी ने उन्हें पति पत्नी समझकर फलों फूलों का आशीष दिया, उसका नाम है पारो, तो उसने परिचय देते हुए अपना नाम बताया संभव। देवदास पारो और देवदास यानी शरतचंद्र के जो उपन्यास देवदास उनके पात्र भी है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक है वो दूसरा देवदास पूरी तरह है वो उपयुक्त है। यानी जो शरतचंद्र का उपन्यास देवदास है उनका एक देवदास पात्र है, इसलिए संभव ने स्वयं को दूसरा देवदास है वो बताया है। आगे तीसरा है दूसरा देवदास कहानी की मूल स्वयं क्या है, यानी इसके माध्यम से वो लेखिका हमें क्या बताना चाहती है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ममता कालिया ने हर की पौड़ी हरिद्वार की पृष्ठभूमि में युवा मन की भावुकता संवेदना और वैचारिक चेतना को अभिव्यक्त किया है। इस कहानी में अचानक हुई मुलाकात के बाद युवा हृदय में कल्पना और रोमांचक के जो भाव उठते हैं उन्हें बेखूबी प्रस्तुत है वो किया है। चौथा प्रश्न है लेखिका ने गंगा पुत्र किसे कहा क्यों, ये अति महत्वपूर्ण आपसे कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। जो गंगा पुत्र है वो किन्हें कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। गंगा पुत्र उन गोताखोरों के लिए प्रयुक्त शब्द है जो भक्तों के द्वारा गंगा में चढ़े गए पैसे गोता लगाकर निकाल लेते हैं और पूजा के लिए गंगा में किश्ती की तरह तैराए गए दोनों में से पैसे बटोरता है। गंगा ही उनकी जीविका का साधन है, इसी क्षेत्र में पले बढ़े। गंगा ही इनकी माँ है, इसलिए लेखक ने उनको गंगा के पुत्र है वो कहा है। आगे पांचवा प्रश्न है हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का दूसरा देवदास कहानी के आधार पर भावपूर्ण वर्णन कीजिए, यानी जो हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती उसका आपको वर्णन है वो करना है। इसमें हर की पौड़ी पर गंगा जी के अनेक मंदिर है, पंडित पुजारी है वो गंगा जी की आरती की तैयारी करने में व्यस्त है। पित्तल की नीलांजलि आरती है, हजारों बत्तियाँ घी में भिगोकर रखी गई। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है, अर्थात 151 रुपये वाली आरती। अचानक हजारों दीप जल उठते हैं, आरती शुरू हो जाती। जय जय गंगे माता जो कोई तुमको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता। फिर भक्तों का समूह स्वर है वो गूंजता है। इस प्रकार जो शाम के समय आरती की वेला होती है उसका आपको वर्णन है वो करना है। आगे छठा प्रश्न है ममता कालिया का साहित्यिक परिचय लिखिए, यह अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पिछली बार है वो फणीश्वरनाथ रेणु का पूछा गया, तो इस बार रामचंद्र शुक्ल या ममता कालिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन तीनों में से एक का है वो पक्का पूछा जाएगा, इसलिए आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ममता कालिया का जन्म है वो सन 1940 मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कृतियाँ बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां दौड़, ये इनके उपन्यास माने जाते हैं। हाल ही में 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें पहला कहानी संग्रह 25 साल की लड़की और दूसरा थिएटर रोड के कोवे इनके प्रमुख पुरस्कार है साहित्य भूषण 2004 में, कहानी सम्मान 1989 में अभिनव भारती कलकत्ता के द्वारा रचना पुरस्कार और श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी मिला हुआ है। आगे है वो गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी, इसमें संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां ममता कालिया कहानी दूसरा देवदास से ले गई। ये कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। प्रसंग हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के बाद संभव को एक लड़की मिली, दोनों को बहुत पास खड़ा देकर और लड़की के द्वारा प्रयुक्त हम सब से पुजारी को दोनों का पति पत्नी होने का भ्रम हुआ। उसने आशीर्वाद दिया। अगले दिन मनसा देवी मंदिर से लौटते समय वही लड़की अपने भतीजे के साथ वापिस से संभव को मिली थी।
वह क्या, कल उस लड़की ने गुलाबी वस्त्र पहने थे, आज वह सफ़ेद साड़ी में थी, लज्जा से गुलाबी हो रही थी। लड़की ने मनसा देवी के दर्शन कर मनोकामना पूरी होने की गांठ बांधी, तो उधर शंभु ने भी मनोकामना पूरी होने की गांठ है वो धागे से बांध दी। शंभु को देखकर लड़की ने मन ही मन संकल्प लिया कि देवी पर एक चुनर और चढ़ाऊंगी। वह सोच रही थी कि मनोकामना की यह गांठ कैसी अद्भुत और अनोखी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। लड़की के साथ आया छोटा भाई मन्नू, उसका भतीजा था, जो पहले ही हर की पौड़ी पर शंभु से मिल चुका था और उसे अपना मित्र भी बना लिया था। इसका विशेष है व्यूहात्मक शैली है, सहज सरल भाषा प्रयुक्त है। और दूसरा देवदास एक प्रेम कहानी है। देवदास उपन्यास के नायक नायिका के जो नाम है वही इस कहानी के नायक नायिकाओं के नाम है, यानी जो देवदास उपन्यास है शरतचंद्र का, उसमें जो पात्रों के नाम है वही इसमें पात्रों के नाम है। और शंभु ने अपना नाम शंभु देवदास बताकर ये बता दिया कि वह पारो से प्रेम करने लगा। और पारो और देवदास की प्रसिद्ध कहानी शरत बाबू के जो बंगला उपन्यास देवदास में है। आगे दूसरा गद्यांश से इसका संदर्भ है वो सैमिया प्रसंग है। बैसाखी के दिन हर की पौड़ी पर एकत्रित हुई श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर अचंभित शंभु कहता है ऐसा नहीं कि उसने ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी, बल्कि वह रोजाना ही दिल्ली में ऐसी भीड़ देखता है जो दफ्तर जाती है, वस्तुओं को खरीदती बेचती है, किसी घटना पर तमाशबीन बनकर उसे देखती रहती है या फिर सड़क पार करती है। ऐसी अनेक भीड़ उन सब भीड़ से अलग थी। दिल्ली में देखी गई भीड़ है वो उसमें बिखराव था, लेकिन इस भीड़ में जो हर की पौड़ी पर भीड़ थी उसमें एक सूत्रता की भावना थी। इसमें न जाति न भाषा किसी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं था, बल्कि सभी का एक ही उद्देश्य एक ही लक्ष्य था। उससे भी महत्वपूर्ण गंगा के जो पवित्र जल में स्नान से अधिक स्वयं से आत्मसात होने की प्रक्रिया थी, जिसमें श्रद्धालु जितना अधिक ध्यान लगाते उतना ही अधिक स्वयं को एम मुक्त और कुंठा रहित है वो अनुभव करते। विशेष जो भारतीय संस्कृति की विशेषता अनेकता में एकता का उल्लेख किए गए वर्णात्मक शैली और तत्सम युक्त मुक्त भाषा और प्रभावपूर्ण भाषा है। आगे जो 8वां अध्याय है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुट्टज पाठ, इससे आपके एक गद्यांश है वो हर साल पक्का पूछा जाता है, इसलिए इसके गद्यांश है उनके आपको वह क्या विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें पहला कुट्टज निबंध में पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया, जो पृथ्वी का मानदंड है वो हिमालय पर्वतमाला को कहा गया। लेखक ने कुट्टज के जीवन की तुलना किससे की गई, जो कुट्टज का जीवन है उनकी तुलना माता सीता के पिता राजा जनक से है वो की गई है। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, मनस्वी मित्र का प्रयोग है वो किसके लिए, वह जो मनस्वी मित्र का प्रयोग है वो कुट्टज के लिए हुआ है, क्योंकि जो कुट्टज है उनको मनुष्य का मित्र है वो माना जाता है। कुट्टज नाम से किस मुनि को जाना जाता है, कुट्टज के नाम से अगस्त्य मुनि को भी जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ग्रंथावली कितने भागों में संकलित है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ग्रंथावली है वो 11 भागों में संकलित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपराजय जीवन शक्ति का प्रतीक किसे कहा गया, जो अपराजय जीवन शक्ति का प्रतीक है वो कुट्टज को कहा है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भौतिक कथन है, ये कथन किसका है, ये कथन है याज्ञ वल्क्य का, ये स्वार्थ प्रथा पर आधारित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म है वो कब हुआ था, ये 1907 में होता है। जो कुट्टज का वृक्ष है वो कहाँ पर पाया जाता है, कुट्टज का वृक्ष जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उसमें पाया जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे लघुत्तरात्मक और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है इसमें। पहला है कुट्टज के वृक्ष की 3 विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुट्टज के वृक्ष है वो पर्वत की काफ़ी ऊंचाई पर मिलते हैं, जहाँ पर पानी की कमी है। भयंकर गर्मी में भी ये वृक्ष हरे भरे और फूलों से लदे रहते हैं। कुट्टज की जड़ें और पर्वत की चट्टानों को फोड़कर गहराई से पानी ग्रहण कर लेती है। कुट्टज की जीवन शक्ति है वो तुरंत है। कठोर पथरीली जमीन, जल का अभाव, भीषण गर्मी में भी कुट्टज हरा भरा और फूलों से लदा है वो रहता है। आगे दूसरा प्रश्न है कुट्टज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया, ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। गाढ़े का साथी का तात्पर्य जो कठिन समय में साथ देने वाला होता है उसको गाढ़े का साथी कहा गया। गर्मी में जब कोई फूल है वो पुष्पित नहीं होता है तब कुट्टज है वो खिलता रहता है। कालिदास ने अपने कवि मेघदूत में लिखा है कि जब रामगिरी पर रहने वाले यक्ष ने अपने प्रिया के पास संदेश भेजने हेतु मेघ को तैयार किया तो उसने कुट्टज पुष्प का अर्पण किया। जब कोई दूसरा पुष्प उपलब्ध नहीं था तब कुट्टज ही काम आया। इस कारण द्विवेदी जी ने उन्हें गाढ़े का साथी कहा, क्योंकि वो यक्ष के कठिन समय में वो काम आया था। तीसरा प्रश्न है कुट्टज किस प्रकार अपनी अपराज्य जीवन शक्ति की घोषणा करता है, यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुट्टज विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहकर अपनी अपराज्य जीवन शक्ति की घोषणा करता है। कठोर पाषाण को भेद कर झंझा तूफान को रगड़कर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। भयंकर लू के थपेड़ों में भी सरस बना रहता है। खिला रहा है, प्राणी प्राण को पुलकित करता है। जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। कुट्टज की यही अपराजित जीवन शक्ति हमें उल्लासपूर्ण जीने की प्रेरणा देती है। चाहे सुख हो या दुख, अपराजित होकर उल्लास विकीर्ण करते हुए जीवित रहे, यही कुट्टज का हमें संदेश है। आगे 5वां प्रश्न है कुट्टज हम सभी को क्या उपदेश देता है, आपको टिप्पणी लिखनी, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुट्टज हम सभी को अपराजय जीवन शक्ति का उपदेश देता है। कठिन परिस्थितियों में भी जिजीविषा के बल पर कुट्टज न केवल जी रहा है अपितु हंस भी रहा है। न वह किसी को अपमानित करता है, न घरों की खुशामद करता है, न वह अवधूत की भांति कह रहा है कि चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे अपराजित हृदय से सह उल्लास ग्रहण करो और हार कभी भी है वो मत मानो। आगे 5वां प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। जन्म सन 1907, आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। महत्वपूर्ण रचनाएं अशोक के फूल, विचार और वितरक, कल्पलता, कुट्टज और आलोक पर्व, ये इनके निबंध संकलन है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, नामदास का पोता, ये इनके उपन्यास है। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्यिक भूमिका,
कालिदास की लालित्य योजना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ग्रंथावली 11 खंड में संकलित है। इनका निधन सन 1979 में वो हुआ था। आगे छठा प्रश्न है, जिना भी ये कला है कुटज इस कला को जानता है, इस पाठ के आधार पर इस कथन को समझे। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य द्विवेदी जी ने तो जीने की कला से सभी बढ़कर एक तपस्या माना है। तपस्या में तल्लीनता और सहिष्णुता का होना आवश्यक होता है। गीता में कहा गया है, सुख दुख समय कर्तवा लाभा लाभो जया जयो, यानी यही जीवन जीने की कला को बताता है। हिमालय कला है रहस्य कुटज हमें जीने की कला बताता है। हिमालय के ऊंचे पथरीले प्रदेश में जहाँ घास भी भीषण गर्मी, लू और जल अभाव में सूख जाती है, वहाँ कुटज हरा भरा और फूलों से लदा रहता है। उसकी जड़ें चट्टानों को तोड़कर गहराई से अपना भोजन प्राप्त करती है। वह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके मनुष्य है वो जी सकता है। आगे आपसे गद्यांश दिए गए, उसकी आपको व्याख्या करनी। इसमें जो नाम से संबंधित बताया गया है, संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां कुटज नामक ललित निबंध से अवतरित है। इसकी आपको साहित्यिक विधा विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। वो ललित निबंध है। द्विवेदी जी का यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। प्रश्न, क्या किसी वस्तु का नया नाम रख सकता है? इसलिए लेखक हल निकालता है कि नया नाम दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि नाम से ही किसी भी वस्तु या व्यक्ति की पहचान है वो जुड़ी हुई है। लेखक कहता है, इस वर्ग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसे पहचान पाना भी संभव नहीं हो रहा है। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि नाम बड़ा है, वो नाम बड़ा है, रूप बड़ा नहीं है। तब लेखक ने सोचा क्यों न इसका नया नामकरण कर दिया जाए, पर मन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। नाम को नाम रखने मात्र से महत्ता प्राप्त नहीं होती, नाम को सामाजिक स्वीकृति है वो प्राप्त है। समाज में उसकी पहचान इस नाम से, इसलिए नाम है वो रूप से बड़ा है। रूप का संबंध व्यक्ति से है, किंतु जो नाम है वो संपूर्ण समाज की संपत्ति है। समाज ने उसे वह नाम दिया और समाज उसे उस नाम से ही पहचानता है। इसी को सोशल सेक्शन या सामाजिक स्वीकृति कहा जाता है। यही कारण है कि लेखक का मन इस वृक्ष के नाम को जानने के लिए व्याकुल है, जो समाज के द्वारा स्वीकृत है, और समाज रूपी मानव की जो चित्त रूपी गंगा में स्नान किए हुए जो नाम है उसको लेखक है वो जानना चाहता है। विशेष नाम इसलिए बड़ा है क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। तत्सम प्रदान शब्दावली विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किए गए। इस प्रकार जो आपके गद्य भाग है उसके हमने अंतिम 4 पाठों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगली क्लास में हमें जो पद्य भाग है उसके 4 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, यानी 2 भागों में हम पद्य भाग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अंतराल पाठ्य पुस्तक, अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक, अपठित गद्यांश और पद्यांश और व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो संपूर्ण सिलेबस है उसका रिविजन करेंगे। जो संजीव डेस्क वर्क है उसके मॉडल पेपर भी हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।